ये मंच एक सार्थक बातचीत का मंच है और उसमें जिसको अपनी जो बात कहना होता है उनके कुछ सवाल हम जनता से जो हमको हासिल हुए हैं वो हम पूछते हैं और फिर हमको लगता है कि ये सवालों का सिलसिला आगे चले। चूंकि राज्य के मंत्री के रूप में हमारे साथ शिवाजी, नरेंद्र शिवाजी हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि हेल्थ आपके पास है, हेल्थ की प्रायोरिटी जो मध्य प्रदेश जिसके लिए कहा जाता है कि ये बीमारू राज्य था और इसको आपने एक स्वस्थ राज्य, एक विकसित राज्य बनाया है, तो क्या ये जो बीमारू राज्य है इसके जब आप इसको स्वस्थ राज्य बनाते हैं तो हेल्थ जो यहाँ के लोगों की हेल्थ है, टीकाकरण है, उसमें या तमाम कहें कि कुपोषण में किस तरह की उपलब्धि दर्ज हुई है या उसको हासिल करने के लिए आपने कुछ कार्य योजना बनाई है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से एशियन न्यूज़ के समस्त दर्शकों को नमस्कार। आपने बड़ा अच्छा विश्लेषण अभी किया है और उससे ज़्यादा अच्छा मेरा अभी जब परिचय आप करा रहे थे तो कई चीज़ों का मुझे भी आपने याद दिला दिया कि मुझ पे ऐसी जिम्मेदारियाँ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दूसरा, आपने अभी जो प्रश्न किया बड़ी सुंदरता से आपने बीमारू राज्य को स्वस्थ बनाने का मेरे स्वास्थ्य विभाग से जोड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2003 में मध्य प्रदेश में बनी, उस समय मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, जब हम इसको देखते हैं तो निश्चित रूप से आपने जो कहा कि मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था, इसको पहले उत्तर भारत के जो राज्य थे वो बीमारू शब्द वहीं से बना था, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसको मिला के बनाया गया था बीमारू शब्द, और वो हिंदी के बीमारी शब्द से मिलता था, इसलिए वो उनके कॉम्बिनेशन का और उसके जो बाद में जो शब्द बना उन दोनों का बड़ा तालमेल था। तो उसी में मध्य प्रदेश था एक बीमारू राज्य के रूप में जो अल्प विकसित था। यहाँ की सड़कों की स्थिति खराब थी, बिजली की स्थिति खराब थी, सिंचाई के पानी की, पेयजल की पानी की स्थिति खराब थी, और निश्चित रूप से जब ये स्थिति खराब थी तो स्वास्थ्य तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन 2003 में मध्य प्रदेश की सरकार आने के बाद में हमारे जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं उन मुख्यमंत्रियों ने अधिक प्रयास करके लगातार मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का प्रयास किया। उसी का कारण है कि आज लाखों किलोमीटर सड़क बनी है। जिस मध्य प्रदेश में कहा जाता था कि सड़क में गड्ढे हैं, कि गड्ढों में सड़क है, वहाँ गड्ढे मुक्त सड़कें हम देख रहे हैं। दूसरी ओर आवागमन के नए साधन विकसित किए जा रहे हैं, मेट्रो ट्रेन विकसित की जा रही हैं, तो निश्चित रूप से आवागमन के साधन बढ़े हैं। दूसरी ओर सिंचाई की व्यवस्था की हम बात करेंगे तो केवल मध्य प्रदेश में लगभग 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, आज 47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है, और जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है वो पूरी हो जाएंगी तो 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई मध्य प्रदेश के अंदर होगी। इतना जो गुना कह सकते हैं 7-8 गुना सिंचाई क्षेत्र कर दिया। बिजली में यदि हम देखेंगे तो लगभग केवल 5000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश के अंदर बनती थी, लेकिन आज 25,000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश के अंदर बन रही है, 5 गुनी बिजली बनने लगी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो पहले तो कुछ भी काम नहीं हुआ था, आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हजारों मेगावाट मध्य प्रदेश के अंदर बिजली बन रही है। तो मैं समझता हूँ कि बिजली के क्षेत्र में भी अद्भुत काम हुआ। तो ऐसे हर क्षेत्र में काम हुआ। यदि हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर पहले स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी बहुत चरमरा रही थी, लेकिन आज हम विश्व स्तरीय सेवाएं देने में, मध्य प्रदेश के नागरिकों को विश्व स्तरीय सेवा देने में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सक्षम बने हैं। तो निश्चित रूप से आज बीमारू राज्य एक स्वस्थ राज्य के रूप में, एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। जी, तो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ऐसा क्या नवाचार हुआ है जो 2003 के पहले नहीं हुआ था और भाजपा की सरकार आने के बाद उसमें बहुत इजाफा हुआ? अगर हम ये कहें कि कुपोषण कम हुआ या शिशु मृत्यु दर कम हुई या प्रसूति जो महिलाएं हैं उनकी मृत्यु दर कम हुई या जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए थी वो हुई, टीकाकरण बढ़ा, तो जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, उसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें हम कहां पर ठहरते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मध्य प्रदेश के अंदर 2003 और 2024 इसके यदि हम देखेंगे, जो अब हमको लगभग 20.5 वर्ष होने को जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य में पहले जो मध्य प्रदेश में यदि प्रसव
संस्थागत प्रसव जिसको हम कह सकते हैं वो लगभग 35% के आसपास थे। आज हम संस्थागत जो प्रसव हो रहे हैं वो 85% से अधिक संस्थागत प्रसव मध्य प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे ग्रामीण क्षेत्रों तक फैला है मध्य प्रदेश में। यदि हम आज हमीदिया हॉस्पिटल की बात करते हैं, राजधानी में बैठे हुए हैं, उसके अंदर पहले केवल एक छोटी सी पुरानी इमारत हुआ करती थी, आज वहाँ बड़ी बड़ी इमारत खड़ी हुई हैं और फुल फ्लैश्ड वहाँ पर सुविधाएं। मैं तो संयोग से आज मेरे क्षेत्र की एक प्रसव पीड़ित महिला थी, उसको देखने गया था, आज ही हमीदिया में गया था। वहाँ देख के कितना आधुनिक सुविधाओं से युक्त हमारे सरकारी अस्पताल बने हैं जो जनता को सेवा दे रहे हैं। और जो गांव के क्षेत्र तक हमने काम किया है, सीएचओ की नियुक्ति की है गांव के स्तर पे जाके, उप स्वास्थ्य केंद्र अभी हमारे हाल में ही केंद्र शासन के द्वारा 1770 लगभग 1100 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने स्वीकृत किए, बिल्कुल ताजा जिसका समाचार है आचार संहिता से पहले। तो 1770 गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन निर्माण होने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से गांव से लेकर शहर तक, राजधानी तक एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, चाहे वो बिल्डिंग के रूप में हो, चाहे मशीनों के रूप में हो, चाहे मानव संसाधन के रूप में हो, वो बड़े रूप में आज मध्य प्रदेश के अंदर विकसित हुआ है। और जहां तक आपने सारे आंकड़ों की बात कही थी, मैंने एक आंकड़ा आपको बताया कि कितना 3 गुना आज हम कांग्रेस शासन काल से 3 गुना अधिक संस्थागत प्रसव कराने में सफलता पा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो पहले आंकड़े थे, जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, उनमें भारी गिरावट अब आई है और बहुत सुधार की ओर मध्य प्रदेश जा रहा है। सुभाष जी, मैं यहाँ पर हमारे साथ एक और अतिथि हैं, उनको भी जोड़ना चाहूंगी जो स्वास्थ्य विभाग से ही हैं। डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह ठाकुर जी हैं हमारे बीच में। मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगी और वे यहाँ आए और हमें ज्वाइन करें। ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो आप मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा में बहुत हुआ, जो निजीकरण, जो बड़े अस्पताल आ रहे हैं और बड़े अस्पताल, और कोरोना के बाद तो लोगों को लग रहा है कि हेल्थ के क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो कोरोना के बाद किस तरह का परिवर्तन आपको दिख रहा है? बहुत अच्छा आप विषय आप लेके आए हैं कि कोरोना काल एक ऐसा दुष्कर समय था हमारे जीवन में, जो पूरी मानवता जब संकट में आ गई थी, और उस पूरे मानवीय जीवन को यदि किसी ने बचाने का सर्वश्रेष्ठ कार्य किसी ने किया है तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लोगों ने किया है। अपनी जान को संकट में डाल के, अपने परिवार के लोगों की जान संकट में डाल के भी पूरे स्वास्थ्य विभाग के समस्त लोगों ने, छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े डॉक्टर ने अद्भुत सेवा इस मानव समाज की है। और भी लोग रहे थे, सुरक्षा के लोग थे, स्वच्छता के लोग थे, उनकी भी मैं आज प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने मानव समाज को इतनी दुष्कर बीमारी से निकालने का काम किया। वो कोरोना काल के बाद में एक स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी, स्वास्थ्य के प्रति लोगों के मन में एक जागृति आई, और स्वास्थ्य विभाग के प्रति और स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारियों के प्रति भी, स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों के प्रति भी समाज में एक सम्मान का भाव पैदा हुआ। और दूसरी ओर जहां आपने निजीकरण को इससे जोड़ा है, तो मैं समझता हूं कि अब जो समाज की व्यवस्था जा रही है वो सरकारी और निजीकरण दोनों ही संयुक्त रूप से जा रही है। और इसके मैं समझता हूं कि सभी जो वर्तमान हमारी राजनीतिक पार्टियां वो इसी दिशा में विचार कर रही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पूरा सरकारी तंत्र पे खड़ा रहना चाहता है या प्राइवेट तंत्र के विरोध में। यदि कोई प्राइवेट लोग भी अच्छा काम करना चाहते हैं, चाहे वो एनजीओ के रूप में हो, चाहे प्राइवेट कंपनीज के रूप में हो, चाहे लिमिटेड कंपनीज के रूप में भी हो, और यदि वो आके समाज की सेवा करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में करना चाहते हैं, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी करना चाहिए, तो उनका स्वागत है। अभी हम लोग लाए हैं, एक हमारे कैबिनेट ने प्रस्ताव किया था कि जो हमारे जिला अस्पताल हैं, वो जिला अस्पताल में हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, अच्छी सेवा दे ही रहे हैं, लेकिन यदि जिला अस्पतालों को हम प्राइवेट पार्टियों को जोड़कर मेडिकल हॉस्पिटल, उनको मेडिकल कॉलेज, मेडिकल एजुकेशन के लिए यदि हम हॉस्पिटल्स को उनको दे दें, तो हमारे हॉस्पिटल भी अच्छे चलेंगे, और नए विद्यार्थी यदि उसमें पढ़ेंगे तो हमको नए डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे। तो ऐसे इसको कह सकते हैं पीपीपी मोड जिसको हम कहते हैं, सरकार का और पब्लिक का मिलकर, प्राइवेट और पब्लिक मिलके जो कह सकते हैं, उससे निश्चित रूप से समाज के लिए और अच्छा काम होगा, ऐसा में हमारा विश्वास है। मैं एक मंत्री के नाते, एक विधायक के नाते या एक आम आदमी के नाते एक बात लोगों को लगता है कि इस देश के आदमी को
ना तो एलोपैथी की जरूरत है ना होम्योपैथी की जरूरत है। इस देश के आदमी को सबसे ज्यादा सिंपैथी की जरूरत होती है। पर जब वो अस्पतालों में जाता है तो वहां पर चूंकि एक सरकारी ढर्रा होता है, जो सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में एक अंतर लगता है कि प्राइवेट में लोगों को हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी लगती, साफ सफाई बहुत अच्छी लगती, लूटते भी बहुत हैं वो, पर गरीब आदमी के पास चूंकि वहां जाने के लिए पैसा नहीं होता तो उसकी मजबूरी होती है वो सरकारी में जाता है। पर सरकारी लोगों का जो रवैया होता है उसको लेकर लोग बहुत शिकायत करते हैं। तो इसको कम करने के लिए आप चूंकि एक नए तरह से सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में इस तरह की शिकायत भी आती होगी, तो उसके लिए आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, आपने जब प्राइवेट की बात कही और प्राइवेट के साथ में भी एक शब्द आपने जोड़ दिया, प्रशंसा करते करते भी आपने जोड़ दिया कि लूटते बहुत है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अभी आपकी सरकार ने कल एक आदेश निकाला है, अभी किसी ने इसी मंच पे बताया कि जो मर जाते हैं उनकी बाटी मत रोको। मतलब इतनी क्रूरता है कि जब आदमी मर गया है और उसको 3-4 दिन तो लगा के रखते हैं आईसीयू में कि वो मरा हुआ है, उसको पैसे मिल जाए। तो अभी अब शायद सरकार ने कल ही कोई आदेश पारित किया, मतलब है तो ये सच्चाई? मैं आपकी बात से असहमति जाहिर नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा संशोधन कर रहा हूं। केवल आपकी बात से असहमति नहीं कि ऐसा होता, लेकिन ऐसा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, सब लोग नहीं होते, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो। तो निश्चित रूप से सरकार में भी ऐसा ही है कि सरकार में भी हमारे यहाँ पे इतने सुंदर हॉस्पिटल बने हैं। मैं सतना का एक वाक्य आपको सुनाता हूँ। मैं सतना गया था, वहां पे मैं पारिवारिक रूप से गया था मैहर माता के दर्शन करने, चित्रकूट की यात्रा करने गया था, लेकिन चूंकि प्रोटोकॉल के तहत वहां की स्थानीय कलेक्टर मुझसे मिलने आई। वो बातचीत जब चली तो उन्होंने वहां के सतना के एक रामनगर करके जगह है, वहां का जो पीएससी है उसकी बड़ी तारीफ मुझसे की। तो मैंने अपना चित्रकूट का कार्यक्रम स्थगित करते हुए मैं पहुंच गया रामनगर। मैं खुद गया, मैंने कहा मेरा तीर्थ तो जो चित्रकूट है उससे ज्यादा मेरा तीर्थ मेरा रामनगर का मंदिर है। तो मैं उस अस्पताल में पहुंचा, इतना सुंदर हॉस्पिटल बना, रामनगर की एक छोटी सी जगह है, लेकिन वहां का पीएससी इतना सुंदर बना, इतनी सुंदर सेवा हमारे कर्मचारी वहां पे दे रहे थे। 9 कर्मचारियों को मैं 10-10 हजार रुपए का पुरस्कार भी बाद में दे के आया। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं मान सकते कि सब अस्वस्थ हैं, सब अच्छा व्यवहार नहीं करते। अब हम इसमें लगातार सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कई बार जाता हूँ, अनजान व्यक्ति के साथ बन के जाता हूँ, मेरा ड्रेसअप भी ऐसा है कि कोई पहचान में नहीं पाता कि नेता होंगे, मंत्री, तो मानना बात की बात है। तो कई बार मेरे को भी सामान्य आदमी वैसे आप इतने सुदर्शन हैं कि अगर आप कोई कहें कि आप सिनेमा से आए तो लोग मान लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब जाते हैं उनसे परिचय होता है कि ये मंत्री हैं, तो उनके व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। तो मैं उनसे सिर्फ एक बात कहता हूँ कि जो व्यवहार आप मुझसे कर रहे हैं ना, आप बस ऐसा व्यवहार मध्य प्रदेश के हर नागरिक से करना, बस मैं यही गुजारिश सबसे करता हूँ। सुभाष जी, मैं यहाँ पर एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं। जिस तरह से मैंने आपकी जीवनी पढ़ी है तो उसमें आपने एक नचिकेता मृत्युदेव संवाद जो पुस्तक है वो लिखी है, उसके बारे में हमारे जो दर्शक है उन्हें बताइए, और जो आपको लाइव देख रहे हैं उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि आप एक तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से भी आप बहुत आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो ये स्वास्थ्य और आध्यात्म का कनेक्शन कुछ? वैसे तो देखा जाए तो अध्यात्म स्वास्थ्य का सीधा सीधा संबंध है जी। जो अध्यात्म में रुचि लेगा तो निश्चित रूप से हमारे डिपार्टमेंट में बहुत कम बोझ पड़ेगा, स्वस्थ रहेगा। अध्यात्म एक ऐसी विधा है कि जिससे व्यक्ति शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी हमेशा स्वस्थ रहता है। अध्यात्म में मेरी रुचि बचपन से रही है। भगवत गीता, उपनिषद, इन सबको मैंने समझ सकता हूँ कि स्कूल के समय से पढ़ना शुरू किया। कॉलेज के समय तो मैं इतना आध्यात्मिक उसमें डूब गया था। एक बार मैंने युग निर्माण योजना के पंडित श्री राम आचार्य जी को पत्र लिखा कि मैं अभी इंजीनियरिंग छोड़ के आपकी शरण में आना चाहता हूँ, वहीं पे अध्यात्म में कुछ साधना करूंगा, कुछ सेवा करूंगा। उनका मेरे को प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ। सैलवाला बहन जो अभी भी, उन्होंने उसका उत्तर दिया था कि गुरुजी और माताजी ने आदेश दिया है कि आप अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कीजिए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते भी आध्यात्मिक साधना करिए, और इंजीनियर बनने के बाद भी आप सेवा कर सकते हैं। तो उन्हीं की मैं समझता हूँ कि आशीर्वाद है कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने पूरी कर ली, और आज मुझे मेरी पार्टी ने इतना बड़ा
माध्यम दिया है सेवा करने का कि अद्भुत इसके सेवा का काम मुझे मिला है। आपने नचिकेता मृत्युदेव संवाद की पुस्तक की बात की। ये कठोपनिषद पर आधारित एक पुस्तक है। कठोपनिषद में जो नचिकेता हैं, इनके पिता ने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में जो पुरानी गाय थी, जो बूढ़ी गाय थी, वो दान कर रहे थे। वो जो अच्छी अच्छी गाय थे उसको बचा के रख रहे थे अपनी गौशाला में। तो उनके बच्चे को ऐसा लगा कि यार पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, एक छोटी सी गलती के कारण इनको पूरे पुण्य नहीं मिलेगा, पुण्य का क्षय होगा, क्योंकि ये अच्छी गाय बचा रहे हैं। तो उसने पिताजी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक दो बार गाय की बात की। फिर पिताजी झल्लाते रहे, तो फिर उसने उसमें फिर पूछता है, अच्छा आप मुझे किसको दान दोगे? तो पिताजी क्रोधित तो थे ही, तो बोलते हैं कि मैं तेरे को मृत्युदेव को दान करूंगा। तो उन्होंने ये बात सुनते से ही नचिकेता मृत्युदेव के पास पहुंच गए, यमराज के पास पहुंच गए और 3 दिन तक वहां रुके। यमराज कहीं गए होंगे प्रवास पे ढूंढने खोजने किसी को, तो 3 दिन तक वो मिले नहीं। 3 दिन तक उनके दरवाजे पर ये बैठे रहे। यमराज की पत्नी ने इनसे बहुत मनोहार की कि पानी पी लो, भोजन कर लो। उन्होंने किया नहीं। या मैं यमराज को दान हो चुका हूँ, यमराज जब तक कोई आज्ञा देंगे नहीं तो मैं करूंगा नहीं। तो यमराज बड़े प्रसन्न हुए जब 3 दिन बाद लौट के आए। तो उन्होंने 3 दिन के बदले में इनको 3 वर दिए कि तुम कोई भी 3 वर मुझसे मांग सकते हो। उन 3 वरदानों पर ये आधारित पूरा कठोपनिषद है। उसी को मैंने सरल हिंदी भाषा में लिखने का प्रयास किया और अभी मैं एक भगवत गीता पे भी लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ऐसा प्रयास है कि जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी को कुछ सरल भाषा में जब बातें पढ़ने को मिलेंगी और अध्यात्म में जब उनकी थोड़ी सी भी रुचि यदि जगेगी तो वो आगे अध्यात्म में और गहराई से पढ़ने की कोशिश करेंगे। बस इसका ही छोटा सा प्रयास है जी। लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं। अजय जी, आप अपने काम के बारे में और जो कुछ हम स्वास्थ्य को लेकर बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में आप बताएं। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत आपके चैनल को ये मौका देने के लिए। मैंने पहले आर्मी में एफएमसी से एमबीबीएस किया, उसके बाद आर्मी में 14 साल सर्विस करी है और मैं सर्विस के दौरान कश्मीर में ही पोस्टेड रहा था और मुंबई अटैक्स के दौरान भी मुझे वहाँ भेजा गया था, मुंबई में 26/11 जो हमले हुए थे। उसके बाद 2018 में 14 साल का शॉर्ट सर्विस टेन्योर पूरा करने के बाद मैंने ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट एमएच जोधपुर का भी इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद मैंने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर में ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर और वहाँ कोरोना के दौरान भी मैंने असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट वहाँ पे हॉस्पिटल का कार्यभार संभाला था, जिसमें कि 58,000 मरीजों की हमने कोरोना में इलाज किया इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में। और तो ये एक छोटा सा, उसके अलावा मैं ऑर्थोपेडिक्स में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी भी करता हूँ और अभी एक प्रोफेसर के पद पे मैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में हूँ। ये जो एफएमसी में जो लड़के पढ़ते हैं, जो पूना में ही आपने पढ़ा होगा? जी जी। ये लड़के एक कोई बॉन्ड भरवाते हैं वहां पर कि आप जो है पहले मिलिट्री की सेवा करेंगे, उसके बाद आप जो है दूसरी जगह जाएंगे। तो हाँ जी बिल्कुल, इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई है। बॉन्ड करीब उन्होंने 2 करोड़ का कर दिया इसमें जी। तो जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है वो ये है कि जो क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन जो एफएमसी में दे रहे हैं, इस पे इतनी फीस उन्होंने वाजिब माना है कि एक डॉक्टर को बनाने में जो गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है, जैसे एफएमसी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए और विभिन्न तरह की मॉडर्न हर तरह की सुविधाएं वहाँ पे है मरीजों के लिए, तो इसका जो गवर्नमेंट का जो खर्चा लगता है, तो कोर्ट का ये कहना है कि जो भी छात्र वहाँ से पढ़ रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, और एफएमसी एक आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है, आर्म मेडिकल कॉलेज नहीं, एक सैन्य चिकित्सा कॉलेज है। तो उनका ये मानना है कि देश के लिए सेवा का मिनिमम 7 साल एफएमसी के जो है उनके लिए कंपलसरी है जी। मैं इसी सवाल से आपकी तरफ आता हूं कि जैसे 2 करोड़ का उन्होंने प्रावधान किया और कहा कि 7 साल सेवा जरूरी है, ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर नहीं जाना चाहते, उसको लेकर सरकारें बहुत आदेश जारी करती है पर लगातार लोग ज्वाइन नहीं करते और मतलब उनको नौकरी नहीं करना, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुले रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट है कि भाई आपको तो 7 साल कम से कम सेवा देना पड़ेगा, नहीं तो 2 करोड़ रुपए भरो क्योंकि हमने आपको इस पे पैसे खर्च किए। एक मुझे लगता है एफएमसी में जो पढ़ाई होती है लगभग 19-20 वही मेडिकल की पढ़ाई मेडिकल कॉलेज में होती है। एक डॉक्टर बनाने पे सरकार का भी बहुत पैसा खर्च होता है, पर वो रूरल क्षेत्र में नहीं जाना चाहते और जाते भी है तो किसी तरह अपने को अटैच करा लेते हैं, जान पहचान बढ़ा के लौट आते हैं। इससे आप कैसे जूझ रहे हैं? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से, लेकिन मैं यहाँ पे एक निवेदन जरूर करूंगा कि
सेना के अनुशासन से और सिविल सोसाइटी के अनुशासन में बड़ा अंतर होता है। उनकी अनुशासन, सेना के अनुशासन से यदि सोसाइटी का अनुशासन स्थापित हो जाए तो मैं समझता हूं कि इससे सुंदर समाज हो नहीं सकता, लेकिन बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ भी पीजी के कोर्स करने के बाद भी और ग्रेजुएट करने के बाद भी छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के बॉन्ड रहते हैं, और उस बॉन्ड के तहत विद्यार्थी जाते भी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। कई विद्यार्थी मुझे ऐसे भी मिले जो बाई चॉइस यानी अपने स्वयं के चयन से अत्यंत ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे गए हैं, अपनी रुचि से गए हैं। लेकिन कई विद्यार्थी रहते हैं कि उनको या उच्च शिक्षा करनी होती है या शहर का लोभ रहता है तो शहर की ओर आते हैं। अब इसमें बहुत अंतर एक आया है। उसका सबसे बड़ा अंतर आया कि नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा में, चिकित्सा शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन किया और बहुत तेजी से हुआ है। पहले मध्य प्रदेश के अंदर केवल अपने 5-6 मेडिकल कॉलेज हुए करते थे। आज बड़ी संख्या में हम जा रहे हैं कि कम से कम हर लोकसभा के अंदर एक मेडिकल कॉलेज हो, और नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। जब ये शिक्षा संस्थान बढ़ जाएंगे, जब बड़ी संख्या में डॉक्टर निकलने लगेंगे, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ जो डॉक्टरों की अभी कमी है या मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की ओर नहीं जाते, जब एक सैचुरेशन आ जाएगा, शहर के अंदर कितने डॉक्टर्स रहेंगे, सैचुरेशन आएगा तो निश्चित रूप से जो डॉक्टर हैं उनको ग्रामीण क्षेत्र की ओर जाना ही पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज जब बड़ी संख्या में डॉक्टर बनेंगे तो इसका समाधान भी अपने आप होगा। डॉक्टर अजय, आपने चूंकि मिलिट्री में सेवा की है और आपने कश्मीर में भी पदस्थापना रही है, इधर आप शहरी क्षेत्र में, आपका कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? आपकी जिंदगी का ऐसा कोई घटनाक्रम हो कि जहां कश्मीर को लेकर हमारी बड़ी उत्सुकता रहती है और सैनिकों को लेकर भी बड़ी उत्सुकता रहती है, तो ऐसी कोई घटना जो हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें? जी बिल्कुल। मैं जब इंटर्नशिप के लिए एफएमसी से पास आउट होने के बाद 92 बेस हॉस्पिटल मैंने सर्व किया, तो बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे जवान वहाँ पे कैजुअलिटी हमारे पास आते थे। पर जो 92 बेस हॉस्पिटल जो श्रीनगर में है, उसका जो एग्जाम्पल जो आर्मी ने सेट किया हुआ है कि मरीज का एक विश्वास ये होता था कि मैं किसी तरह बेस हॉस्पिटल पहुंच जाऊं, चाहे हेलीकॉप्टर से, चाहे रोड से, दिन हो या रात हो, तो उसकी जान पक्का बच जाएगी। और जबकि वहाँ एक बहुत छोटी सी टीम थी, सिर्फ सर्जिकल टीम में 6-7 सर्जन थे, ऑर्थोपेडिक्स 2 ऑर्थोपेडिक्स और सर्जिकल टीम एनेस्थेटिस्ट। पर जो मोटिवेशन लेवल मैंने वहाँ पे देखा है, तो एक बार एक इंसिडेंट में आपको बताता हूँ। एक ऑफिसर वहाँ पे कैजुअलिटी में आई, हमारे पास कैजुअलिटी आई, यंग ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट, उनके हाथ में गोली लगी थी, तो 2 उंगलियां हाथ की जा चुकी थी। बट फिर भी जब मैं राउंड के लिए गया 1:30 बजे तक आईसीयू में, मैंने जाके देखा एक बार कंडीशन चेक करने के लिए, जब रात के 1:30 बजे थे, ठंड का टाइम था, तो जिस हाथ पे गोली लगी थी उन्होंने उसी हाथ से मुझसे हाथ मिलाया और बोला कि डॉक्टर मैं बहुत खुश हूँ कि आप मतलब रात के इस टाइम भी देखने आए। तो मैं बोला ये हमारा काम है। बट जो मोटिवेशन था, उन्होंने उनके राइट हैंड में गोली लगी थी, उन्होंने राइट हैंड ही आगे बढ़ाया। तो जो हमारे जो सिपाही होते हैं, जो जवान और ऑफिसर होते हैं, तो जब वो इस लेवल अपने इस बलिदान की भावना से देश की सेवा करते हैं, तो डॉक्टरों का भी फर्ज बनता है कि वो भी रूरल मेडिकल कॉलेज में जाएं और रूरल एरियाज में काम करें, जिससे कि जो समाज का एक स्वास्थ्य सेवा में पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो। धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। एशियन न्यूज आपका धन्यवाद करता है, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो स्मृति चिन्ह भेंट करें। अंकित अग्रवाल जी हैं, पवन ठक्कर, नीलेश अग्रवाल, अरविंद कुशवाहा सेंधवा से हैं। आप सभी सेंधवा से हैं, रोटरी क्लब। और उसके बाद उपाध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह मंडलोई जो कि शिक्षा प्रसारक हैं समिति सेंधवा से, सचिव शैलेश कुमार जोशी, कार्यकारिणी सदस्य मनोज कानूनगो।